तो हमने खेद जताया है, क्योंकि मैं आप स्टूडेंट से मिलने जाएंगे? एकदम जाऊंगा। मैं दरअसल कोशिश करता हूँ, मेरी हमेशा से आदत रही है कि चीज़ें पूरी स्पष्ट होने के बाद प्रतिक्रिया दूँ, हड़बड़ी में ना। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था, मेरा ख्याल है कि थोड़ा पहले कर देना चाहिए था। दूसरा, स्टूडेंट से अब तक नहीं मिलने की वजह वही थी कि आक्रोश जब बहुत ज़्यादा होता तो आप अपनी बात ठीक से रख भी नहीं सकते। बच्चों की नाराज़गी मुझसे क्यों है और वो दूर कैसे चेक कर लिए हैं, ये सारे ठीक हैं। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। ये रोज़ होता है, आप अगर व्हाट्सएप मेरा देखना चाहेंगे इसके बाद देखिएगा, और ये हर बिल्डिंग के लिए रोज़ होता है। इसके अलावा 3 महीने पहले हमने एक वैकेंसी निकाली, 2 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई मई के अंत में, एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम ही है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर। उनका काम क्या है? वो 14 साल से बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में, एम्बियंस जैसे मॉल में फायर एंड सेफ्टी काम कर चुके हैं। वो दृष्टि के पेरोल पे हैं। उनका एक ही काम है कि सारी बिल्डिंग्स का ऑडिट करना और जहां जरा भी दिक्कत है सेफ्टी के मामले में उसको ठीक करना। उनके अंडर हमने फायर मार्शल्स नियुक्त किए हैं अपनी बिल्डिंग्स में, ताकि कभी फायर की दिक्कत आए तो नॉर्मल स्टाफ ट्रेंड है। हमारा नियम है कि जब भी कोई स्टाफ ज्वाइन करता है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, 7 दिन के अंदर उसकी फायर ट्रेनिंग होती है। और इसके अलावा अब हम फायर मार्शल्स हर बिल्डिंग में अपॉइंट करें ताकि कभी फायर हो जाए, क्योंकि वो ट्रेंड है, बहुत ज्यादा सीख के आए हैं, तो वो तुरंत आग बुझा देंगे, जबकि बाकी लोग शायद उतना तुरंत ना बुझा सके। हर क्लासरूम, हर ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर्स हमने लगा रखे हैं जो लगातार रिफिल होते हैं। मैं चाहूंगा कभी आपको मौका मिले, अगर आप सर्वे कर सकते हैं, दिल्ली या दिल्ली के बाहर हमारी किसी भी शाखा में जाइए, किसी भी क्लासरूम में जाइए, किसी भी बिल्डिंग में कम से कम 2 एग्जिट ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। हम ऐसी बिल्डिंग रेंट पे लेते ही नहीं जिसमें फायर एग्जिट ना हो। कई बिल्डिंग्स में आप देखेंगे लोहे का बहुत बड़ा फायर एग्जिट बना हुआ, चाहे करोल बाग में देखें, चाहे जयपुर में देखें, चाहे इलाहाबाद में देखिए। वो हमारी शर्त होती है। इंदौर में हमें 1.5 साल एक्स्ट्रा लग गया केवल इसलिए कि एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं मिल रही थी जहां 2 एग्जिट हो। हमने एक लैंडलॉर्ड से बात करके उसकी जमीन पे, प्लॉट पे बिल्डिंग बनवाई 2 फायर एग्जिट वाली, और वहां काम शुरू किया। 2 साल लेट काम शुरू किया, सिर्फ इसलिए कि किसी भी स्थिति में किसी बच्चे या स्टाफ की जिंदगी से समझौता ना हो। हमारी नीयत ऐसी ही है। एक गलती हुई समझने में, मैं पूरे देश से, पूरे समाज से माफी मांगता हूं कि हाँ वो गलती हुई, आगे वो गलती नहीं होगी। सर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि MCD ने जो एक्शन लिया है आपके बेसमेंट के खिलाफ, जो सील किया गया है जी, वो डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी करोल बाग के लिए वो अंडर प्रेशर लिया गया। मैंने कहा इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब ये हुआ कि सब पे ले लिया है, इरिस्पेक्टिव, और उसमें सारे नॉर्म्स जगह पे है, साफ साफ बता रहा हूं, और उसके बाद भी वो लिया गया। और हमारे नहीं, 1-2 के साथ और भी हुआ। करोल बाग में जो मेन रोड है उस पे कई ऐसी बेसमेंट्स है जो कमर्शियली अप्रूव्ड है, पूरा हमारे पास NOC है उसका। भाई MCD ने उसको अप्रूव किया, कमर्शियल बेसमेंट के नाम से अप्रूव किया। कमर्शियल बेसमेंट में लिखा है कि क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, ऑफिस चला सकते हैं या गोदाम बना सकते हैं, या 2 चीजें और लिखी हैं। ऑफिस ही चल रहा है, 2 एग्जिट हैं, छोटे छोटे एग्जिट हैं, 2 सारे फायर प्रोविजंस हैं, पर सील किया। वहां पे कोई क्लासेस नहीं चल रही थी, कोई क्लास नहीं, एक भी नहीं। बेसमेंट में कोई करोल बाग एक भी नहीं, एक भी क्लास नहीं चल रही थी। ऑफिस क्लास हमारी बेसमेंट में सिर्फ मुखर्जी नगर नेहरू विहार में चल रही थी। उसकी वजह ये है, और बाकी 1-2 सेंटर्स में बहुत छोटी 2 क्लासेस, क्योंकि वहां पर ऐसी शायद मेरे ख्याल से मनाही नहीं है, बहुत छोटे 10, 20, 50 बच्चों वाले जो क्लासेस होते हैं, वो भी मैंने कल मना करवा दिया कि वहां नहीं चलाएंगे हम। मुखर्जी नगर में दिक्कत क्या है कि बहुत छोटा इलाका है, छोटे छोटे घर हैं वहां पर। उन सब घरों में एक एंट्री एग्जिट है। अगर आप वहां क्लास चलाएं, 200 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, और आग लग जाए तो बहुत रिस्की हो जाता है, जो एक इंसिडेंट दिखा भी हमने। मेरी समझ में उस इलाके में सबसे ज्यादा सुरक्षित बिल्डिंग वही कमर्शियल मॉल की है जो हमने ली। हमने 2012-13 में वहां काम करना शुरू किया, केवल ऊपर, बेसमेंट का हमें आइडिया भी नहीं था। वहां बेसमेंट में 3 इंस्टीट्यूट क्लासेस चलाते थे, बाद में एक और बढ़ा, 4 हो गए, हम नहीं थे। 2017-18 के आसपास शायद पहली बार हमें जब जरूरत पड़ी तो पता लगा कि क्लासरूम नीचे उपलब्ध है। वहां 3-4 इंस्टीट्यूट चल रहे थे पहले से, तो हमने ये एज्यूम किया कि इसके हमारे परमिशन होंगी, तो हमने लिया। धीरे धीरे कंपटीशन ऐसा हुआ कि वो इंस्टीट्यूट वहां से चले गए, क्योंकि उतना नहीं
मैनेज कर पाए। जब वो चले गए तो मॉल के मालिक ने हमसे कहा कि अगर आप चाहें तो आप इसको ले लीजिए। हमने लिया। आखिरी एक और इंस्टीट्यूट था, उसने भी कुछ दिन पहले तक रखा हुआ था, बाद में फिर वो मॉल की तरफ से हमें मिला। वहां हम IAS के जो मेंस वाले बच्चे हैं, मेंटरशिप लाइब्रेरी चलाते थे, अब वो बंद हो गई। उनका 1.5 महीने बाद मेंस है, तो हम अभी उनके लिए भी रास्ता निकाल रहे हैं कि उनको कहाँ बिठाएं, उनकी भी दुविधा है। सर, अभी एक ये प्रेस रिलीज आई है 2:41 पे, इसके 2-3 पॉइंट्स पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जो हमारी प्रेस रिलीज है दृष्टि IAS ने जो आपने मेरी रिलीज, तरफ से हाँ है, आपकी तरफ से है, जो सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड किया गया। 2-3 पॉइंट है, मुझे उस पर बात करना है, लेकिन एक चीज मुझे उससे आपसे पहले पूछनी है। जब मैं ट्विटर पे कमेंट सेक्शन में जा रहा था इसमें, तब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आक्रोश था कि विकास जी हमारे साथ एक बार ग्राउंड पे आए तो सही, एक बार हमारी बात तो सुने, एक बार हमारे बीच में बैठे तो सही। वो आए ही नहीं अभी तक, 3 दिन हो गए हैं। कुछ बाकी टीचर्स भी आए हैं, मिनिस्टर्स भी गए हैं, लेकिन जो टीचर जिसे हम इतना प्रेम करते थे, जिसे इतना सुनते थे, जिसे इतना फॉलो करते थे, वो 3 दिन बाद स्टेटमेंट रिलीज कर रहा है और हमारे बीच नहीं आया। नहीं, देरी के लिए तो हमने खेद जताया है, क्योंकि मैं आप स्टूडेंट से मिलने जाएंगे? एकदम जाऊंगा। मैं दरअसल कोशिश करता हूँ, मेरी हमेशा से आदत रही है कि चीजें पूरी स्पष्ट होने के बाद प्रतिक्रिया दूं, हड़बड़ी में ना दूं। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था, मेरा ख्याल है कि थोड़ा पहले कर देना चाहिए था। दूसरा, स्टूडेंट से अब तक नहीं मिलने की वजह वही थी कि आक्रोश जब बहुत ज्यादा होता तो आप अपनी बात ठीक से रख भी नहीं सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज या कल में मैं उन बच्चों से मिलूंगा और मुझे उम्मीद है, और बच्चे दिल के बड़े कोमल होते हैं, जितना जल्दी नाराज होते हैं उतना जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। तो मुझे पता है कि बच्चों की नाराजगी मुझसे क्यों है और वो दूर कैसे होगी। सर, एक 5th पॉइंट आपकी प्रेस रिलीज में है, वो बोलता है कि DDA, MCD एंड दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप समझाएंगे कि क्या वो लॉज हैं जिनमें कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है आपस में? दिल्ली में ये समस्या है कि अलग अलग विभागों में कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम दिखता है। आज भी इस मीटिंग में सब बातें हुई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, DDA ने पहला मास्टर प्लान 1962 में बनाया, फिर 2001 में बनाया। 2001 तक, जहां तक मेरी जानकारी, मिक्स्ड लैंड यूज नाम की कोई चीज नहीं होती थी। 2005 या 6 की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि दिल्ली में जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज नॉन कमर्शियल एरिया में चल रही हैं वो सब सील होंगी। सब कुछ सील होने लगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हुए, बाकी एक्टिविटीज भी हुई। इतना विरोध हुआ कि उसमें फिर दिल्ली की सरकार को प्रस्ताव रखना पड़ा, संसद को एक्टिव होना पड़ा, और तब उस समय 2008 में पहले संसद ने थोड़ा सा रिलीफ दिया और उसके बाद 2008 में या 9 में मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली MPD 2021 लेके आए, जो पारित हुआ। उस मास्टर प्लान में यह कहा गया कि अब से 3 तरह के एरियाज होंगे, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और मिक्स्ड लैंड यूज। मिक्स्ड लैंड यूज का मतलब यह है कि जो रेजिडेंशियल हैं पर उनमें कमर्शियल एक्टिविटीज भी चल सकती हैं, एक निश्चित परसेंटेज से चल सकती हैं। अगर आप MPD पढ़ेंगे, मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2021 का पढ़ेंगे, चैप्टर 15 उसका इन एक्टिविटीज के बारे में है। 15.7.1 और 15.7.3 ब्रैकेट में 7, इनको ध्यान से पढ़िए। 15.7.1 साफ साफ कहता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिक्स्ड लैंड एरिया में अलाउड हैं, प्रोवाइडेड कि सड़क इतनी चौड़ी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि अगर सड़क इतनी चौड़ी है, मेरे ख्याल से 60 फीट के आसपास की बात है, तो मिक्स्ड लैंड यूज नहीं है तो भी अलाउड है। ये वो कहता है अप टू 2/3 FAR ऑफ द बिल्डिंग। जैसे बिल्डिंग में अगर FAR मान लीजिए 303 है, मान लीजिए FAR 3 फ्लोर पे, इसे हमारा 3 होता है, तो 2 फ्लोर पे कोचिंग चल सकती है, साफ साफ लिखा हुआ है। उसमें केवल एक सवाल है कि बेसमेंट में चल सकता है नहीं। 15.7.3.7 कहता है कि बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल सकता है प्रोवाइडेड कि उनके पास रिक्वायर्ड NOC हो। ठीक, ये लिखा हुआ है। NOC एजुकेशनल बिल्डिंग का MPD में जिक्र नहीं है उस चीज का। ये बात मैं 2008 की कर रहा हूं। 2008 के बाद क्या हुआ, अब उसके तहत मिक्स्ड लैंड यूज में बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलने लगे। फायर NOC की जरूरत है या नहीं, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? हम दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के जो रूल्स हैं, फायर एक्ट है 2007 का, फायर रूल्स हैं 2010 के, आप खुद रेफर कीजिए, मैं सारे आपको तथ्य बता रहा हूं।
फायर रूल्स में रूल नंबर 27 पढ़ लीजिए, साफ साफ क्या कहता है। रूल नंबर 27 साफ साफ कहता है कि अगर कोई बिल्डिंग रेजिडेंशियल है और 15 मीटर तक की है तो उसको एनओसी नहीं चाहिए। अगर कोई बिल्डिंग कमर्शियल है और 15 मीटर तक की है तो उसको एनओसी नहीं चाहिए। अच्छा, आपके पास वही डॉक्यूमेंट है क्या? मुझे याद है पूरा, मैं आपको ऐसे सुनाया था। पर वो एक बात कहता है कि अगर कोई बिल्डिंग एजुकेशनल है तो उसको 9 मीटर तक एनओसी नहीं चाहिए, 9 मीटर के ऊपर एनओसी चाहिए। ये रूल नंबर 27 में लिखा हुआ है। अब क्या स्थिति है? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हम मान के चल रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में या कमर्शियल एरिया में चल रहा है। भारत सरकार जीएसटी में कमर्शियल कोचिंग उनको बोलती है, तुम कमर्शियल एक्टिविटी माने जाते हैं। अगर हम मॉल की बात करें तो 15 मीटर से ऊंचा नहीं है वो। रेजिडेंसीज की बात करें 15 मीटर से ऊंचे नहीं है। पिछले 10 साल में जिसने फायर डिपार्टमेंट से एनओसी मांगा, एक ही जवाब आया कि आपको जरूरत नहीं है। ठीक, उन्हें नहीं मिला, किसी को नहीं मिला क्योंकि जरूरत नहीं है। एज पर रूल 27 दे आर नॉट सपोज टू गिव द एनओसी। उनकी भी गलती नहीं है, वो तो रूल्स के हिसाब से काम कर रहे थे। अब दिक्कत यह है कि उन्हीं बिल्डिंग्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए अब तक कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कानून नहीं है। जैसे कॉलेज के लिए है, स्कूल के लिए है, यूनिवर्सिटी के लिए है, कोचिंग के लिए नहीं है।